बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और ये FAR 1 के सिलेबस के अंदर रिसेंटली ऐड हुआ है। पिछला एक एग्जाम हुआ, उसके बाद ये शायद इसका दूसरा एग्जाम होगा, बहरहाल ये तीसरा एग्जाम होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक स्टैंडर्ड है, और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कंप्लीट करता है। जैसे आपने IAS 16 पढ़ा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अब उस IAS 16 से कनेक्टेड एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, IAS 16 से कनेक्टेड एक स्टैंडर्ड है। IAS 16 से कनेक्टेड स्टैंडर्ड कौन कौन से देखें। हम एक हेडिंग इस्तेमाल करते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहली चीज, अगर आप किसी चीज से वाकिफ हैं नॉन करंट एसेट्स में, तो आप किस चीज से वाकिफ हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से वाकिफ हैं। यस और नो बताइए आप मुझे, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद जो दूसरा नाम आता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है। तो अब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके स्कोप में नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नॉन करंट एसेट है। अच्छा जी, अब अगर बात करते हैं हम प्रॉपर्टी, तो जनरली अगर हम बात करें, जनरली तो घर भी आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब मकान भी प्रॉपर्टी है, जमीन भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी भी प्रॉपर्टी है, मोबाइल फोन भी प्रॉपर्टी है, लैपटॉप भी प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी भी प्रॉपर्टी। मतलब यानी जनरल सेंस में तो प्रॉपर्टी जो जिस चीज के आप मालिक हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है। यस और नो बताइए। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। लेकिन अगर स्पेसिफिक सेंस में प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो स्पेसिफिक सेंस में प्रॉपर्टी का मतलब क्या लिया जाएगा? अगर कोई बंदा बोलता है मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इस बात का मतलब क्या लेंगे बताइए। नवाज शरीफ की तो फॉरेन में भी प्रॉपर्टीज है, नवाज शरीफ की तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, या मरियम नवाज कहे कि मेरी क्या कहते हैं, बाहर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर मरियम नवाज ये स्टेटमेंट देती है, तो ये जो प्रॉपर्टी लफ्ज आया है ये फिर स्पेसिफिक सेंस में कहां इस्तेमाल हुआ है? प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक सेंस क्या बना बताइए, कि लफ्ज प्रॉपर्टी का जो इतलाक होगा, ये अप्लाई करेंगे, इसको कहां अप्लाई करेंगे? वो कौन सी एग्जांपल बनेगी जिसमें प्रॉपर्टी लफ्ज अप्लाई हो जाएगा? रिस्पॉन्स करें प्लीज बेटा। जवाब दें। तो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग। होता है कि नहीं होता? आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी डीलर, हैं, करते कि नहीं करते? प्रॉपर्टी डीलर इस्तेमाल करते कि नहीं करते? तो प्रॉपर्टी डीलर का मतलब क्या लेते हैं आप? वो बंदा जो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करता हो? डील करता हो, प्लॉट्स की डीलिंग करता हो, बिल्डिंग्स की डीलिंग करता हो, फ्लैट्स की डीलिंग करता हो। यस और नो बताइए, क्या कह सकते हैं, है ना, ब्रोकर। लेकिन हमारा मकसद भी ब्रोकर से नहीं है, हमारा मकसद जो लफ्ज है ना, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट डीलर, सोन, तो हम वहां प्रॉपर्टी का मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से। प्रॉपर्टी का मतलब, तो प्रॉपर्टी का मतलब जो होगा वो दो ही चीजें बनेंगी, लैंड और बिल्डिंग। यस और नो, खाली इतना बता दीजिए मुझे। जनरली तो फिर बहुत सी चीजें आपकी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक सेंस में बात होगी तो फिर प्रॉपर्टी का मतलब क्या बनेगा? लैंड और बिल्डिंग ही बनेगा ना। क्या कहते हैं आप लोग, इस बात से मुत्तफिक हैं मेरी? अब आप मुझे बताइए कि आपने लैंड और बिल्डिंग को कहां कवर किया इससे पहले? अब आप मुझे बताइए, इससे पहले आपने लैंड और बिल्डिंग को कवर कहां किया है? वेरी गुड, कहां कवर किया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जो कि कहां कवर होता है? IAS 16 में। तो एक तो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स
हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंटल टू अदर्स। याद है? मैं याद दिलाने के लिए दोबारा लिख रहा हूं। IA-16 PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो कि मेरा यानी पॉइंट जो है वो यहां से रिलेट कर रहा है, मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी जरूरत है। आर व्हाट? टेंजिबल आइटम्स, held for what? Held for production, selling and distribution, administration, and what? Rental to others, and provide economic benefit for more than one accounting period. यस और नो बताइए। यही पढ़ी थी आपने डेफिनेशन पीपीई की, यस और नो? अच्छा जी, साथ साथ में क्विक समझाने के लिए, फिर हमने पढ़ा था क्लासेस ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, vehicles, ships, एयरक्राफ्ट, ठीक है जी। बेयरिंग प्लांट्स, सारी बातें याद है? सारी बातें याद है? यस और नो? सारी बातें याद है ना बेटा? ये याद दिलाना पड़ रहा है इसलिए कि रिलेट करना है मुझे इस इंपॉर्टेंट बात को। हाँ जी। अब आप मुझे बताइए, आपने अब तक लैंड और बिल्डिंग को कहां कवर किया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा मामला बता रहा हूं मैं आपको। लैंड और बिल्डिंग को आप कब एक्सक्लूड कर देंगे, यानी लैंड और बिल्डिंग IA-16 में कब फॉल नहीं करेगा? जब वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक चौथा पॉइंट पूरा करता हो। मतलब जो चौथा पॉइंट है ना, कौन सा चौथा पॉइंट? ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये चौथा पॉइंट जो है, ये
लैंड और बिल्डिंग के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। यानी अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स है तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी प्रॉपर्टी तो हमने लफ्ज कवर किया, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड और बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग IA-16 में भी कवर होते हैं बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और लैंड और बिल्डिंग बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कवर होता है। अभी तक मैंने आपके सामने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं रखी बेटा, लेकिन जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी बेस पर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर रहा हूं। किस में से एक्सक्लूड कर रहा हूं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से। कब लैंड एंड बिल्डिंग को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं माना जाएगा? जब वो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो? रेंटल टू अदर्स हो। आगे बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहले पढ़ा है उसके जरिए समझ लें जरा इस बात को। क्या ख्याल है? इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अगर काम आ रहा है प्रोडक्शन के तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IA-16। लैंड एंड बिल्डिंग अगर काम आ रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तो IA-16। लैंड एंड बिल्डिंग अगर काम आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के तो भी IA-16। हेड ऑफिस, वेयर हाउस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री, प्रोडक्शन। जवाब दें बेटा। लेकिन अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा लैंड और बिल्डिंग है जो आपने किसी को रेंट पे दे दिया है, तो फिर अब IS-40 पढ़ने के बाद आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं कवर करेंगे, बल्कि कहां कवर करेंगे? सब बताइए, ताकि मुझे पता लगे आपको मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। कहां कवर करेंगे? बोलिए, बताइए, कहां कवर करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर करेंगे। यानी अगर लैंड एंड बिल्डिंग 3 फंक्शन परफॉर्म करे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, चौथा फंक्शन परफॉर्म करे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये बात मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब तक बात वहां से शुरू हुई है जो हम सीखा हुआ है हमने। अच्छा जी, ओके। अच्छा, थोड़ी सी एक और क्लेरिफिकेशन मिल जाए ना। एक बंदा रेंटे कार का बिजनेस करता है, तो रेंटे कार में वो क्या देता है? व्हीकल देता है। व्हीकल अगर रेंटल टू अदर हो जाए तो क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रहेगा या वहां से निकल जाएगा? अगर व्हीकल रेंटल टू अदर्स है तो क्या मैं व्हीकल को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानूं या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही कवर करूं? कॉन्सेप्ट एक एक बात क्लियर करके चलेंगे हम आगे। बताइए। व्हीकल को तो मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही रहने दूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ 2 चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से ये चौथा फंक्शन परफॉर्म करती हूं तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। बाकी बाकी किसी को भी एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है बेटा। यानी इसका मतलब क्या है? अगर प्लांट एंड मशीनरी रेंटल टू अदर्स है, अगर फर्नीचर एंड फिक्सचर रेंटल टू अदर्स है, अगर व्हीकल्स रेंटल टू अदर्स है, एयरक्राफ्ट, शिप्स, बेयरिंग प्लांट्स, अगर ये सब चीजें रेंटल टू अदर्स है, तब भी रेंटल टू अदर्स होने के बावजूद भी ये तमाम चीजें बेटा क्या रहेंगी? क्या रहेंगी? बताइए ना यार, क्या रहेंगी? ये तमाम चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही रहेंगी। तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से एक्सक्लूड किया है किसको? लैंड एंड बिल्डिंग को। वो भी कब? जब वो रेंटल टू अदर्स हो। क्लियर? अब कोई इसमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां तक मेरी बात आप तक पहुंच रही? ऐसा ही है ना? गुड, जबरदस्त, बेहतरीन बात हो गई। अब बेटा यहां से आगे बढ़ते हैं और कहां जाते हैं? यहां से आगे बढ़ने के बाद हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लफ्ज को कवर करते हैं। ठीक है? तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह डेफिनेशन आता है ना जरा, तो अब हम नेक्स्ट पेज पर इसको क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को कवर करते हैं।
कि IS-40 खुद क्या बोलता है। क्योंकि हम पहले समझते थे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो अब तक हम सीख चुके थे, और अब हम IS-40 सुनते हैं, जरा IS-40 क्या बोलता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यस, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो IS-40 कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज व्हाट, लैंड और बिल्डिंग। ठीक है जी, लैंड और बिल्डिंग। ठीक है जी, इसका मतलब उसने क्या बोला, लैंड या बिल्डिंग, दो ही चीजों को उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोला। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर केस में लैंड और बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने के लिए क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया आपके सामने आ चुका है जो मैंने IS-16 से निकाल दिया आपके सामने, कि अगर लैंड और बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स हो। लेकिन और चीजें भी इसमें आती हैं। अच्छा जी, क्या जरूरी है आप पूरी बिल्डिंग ओन करते हो या पूरी बिल्डिंग आपके कंट्रोल में हो। फ्लैट भी तो हो सकता है, बिल्डिंग का कोई हिस्सा भी हो सकता है, कोई फ्लोर हो सकता है बिल्डिंग का। ठीक है, क्या कहते हैं। हाँ भाई, बुर्ज खलीफा क्या है, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है ना, बिजनेस टावर बना हुआ है। अब वो कोई 100% तो ओन नहीं कर सकता, क्या ख्याल है। इतनी महंगी बिल्डिंग, सही बात है ना। तो अगर बुर्ज खलीफा में आपके बिजनेस का हेड ऑफिस है, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। और अगर बुर्ज खलीफा में मौजूद एक क्या कहते हैं, एक फ्लोर को या हेड ऑफिस वाले स्पेस को आपने किसी को रेंट पे दे दिया, तो फिर अब वो क्या बन गई बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। तो आई थिंक ये बार बार बात, मतलब बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये पता लगा लैंड और बिल्डिंग है। ठीक है जी, और क्या हो सकता है, और बोथ। बोथ का मतलब क्या है, सिर्फ जमीन प्लॉट भी हो सकता है। ठीक है, जमीन आपकी ना हो, सिर्फ बिल्डिंग आपकी हो, ये भी हो सकता है। और जमीन समेत बिल्डिंग आपकी हो, ये भी हो सकता है। क्लियर। बास केस में क्या होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका होता है, जमीन लीज पर होती है। जवाब दें, होता है कि नहीं होता। बास जमीन समेत बिल्डिंग आपकी होती है। ठीक है जी, तो लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। अगर पूरी बिल्डिंग ना हो तो बिल्डिंग का कोई हिस्सा हो। बिल्डिंग का हिस्सा मतलब कोई एक फ्लोर हो गया, कोई फ्लैट हो गया, कोई स्पेस हो गया, कुछ भी हो सकता है। हेल्ड बाय, तो ये लैंड और बिल्डिंग हम अ, किस हैसियत से ही हमारे पास है। ऑनरशिप वाली कैपेसिटी होती है ना बेटा, मतलब यानी कि इस लैंड और बिल्डिंग को हम होल्ड कर रहे हैं, जिसके जरिए हम रेंट अर्न कर रहे हैं। तो हम वहां यहाँ पर ये बिल्डिंग हम किस कैपेसिटी में, ये लैंड या बिल्डिंग हमारे पास किस कैपेसिटी में मौजूद है। ठीक है जी, तो हेल्ड बाय एन ऑनर और
लेसी, लेसी मतलब जो बंदा कोई चीज किस पे लेता है, लीज पे लेता है। लीज पर एसेट लेने वाले को हम क्या बोलेंगे, लेसी। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है। लीज लीज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान है। एक पार्टी एसेट लीज पे प्रोवाइड कर रही है, दूसरी पार्टी एसेट लीज पे एक्वायर कर रही है। तो जो पार्टी एसेट लीज पे एक्वायर कर रही है वो लेसी है, ठीक है जी। और जो पार्टी एसेट लीज पे प्रोवाइड कर रही है वो लेसॉर है। तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड कवर हो रहा है, स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 16, जो आपको FAR 2 में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर किसी को लीज का इंट्रोडक्शन देखना हो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग, तो वो FAR 2 वाला मेरा पहला लेक्चर देख ले, इसमें मैं ये पार्टीज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, अगर किसी को समझना हो तो अलग से, ठीक है जी। हेल्ड बाय लेसी अंडर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। जब कोई शख्स एसेट लीज पे लेता है तो वो उस एसेट का मालिक नहीं बन जाता, बल्कि लीज कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको हक मिलता है उस एसेट को यूज करने का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड एक गुंजाइश निकाल रहा है। वो क्या निकाल रहा है कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग के ऑनर हो तब भी वो लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। जवाब दें। और भले आपने वो लैंड और बिल्डिंग जो है वो लीज पे लिया हो, तब भी गुंजाइश निकल आएगी किस चीज की, कि वो लैंड और बिल्डिंग जो आपने लीज पे लिया है वो आपके लिए क्या बन जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझ में आती है। दो बातें कर दी, मतलब यानी आप उस लैंड और बिल्डिंग को किस कैपेसिटी में आप होल्ड करते हैं, बतौर ऑनर होल्ड करते हैं और बतौर लेसी होल्ड करते हैं। अच्छा जी, तो ये कैपेसिटी आपके सामने आ गई। चलें जी, ओके। अब आगे क्यों करते हैं होल्ड, होल्ड क्यों करते हैं, होल्ड करने की जरा वजह तो बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह समझाएं, मकसद बताएं। टू अर्न व्हाट, रेंटल्स। टू अर्न व्हाट, रेंटल्स। क्या कमाना चाहते हैं आप इस प्रॉपर्टी से। आ गई बात, रेंटल टोटल वाली बात कवर हो गई ऑटोमेटिक यहां पर। जवाब दे बेटा, ऑटोमेटिक बात कवर हो गई। टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। और व्हाट, बोथ। चलिए ये बड़ा सवाल अच्छा आ गया हमारे पास कि क्या, देखें बताइए, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एसेट बोल रहे हैं ना, तो जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम एसेट बोल रहे हैं तो एसेट होने के लिए बताइए क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल के बगैर एसेट डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप एक एसेट के ऑनर है लेकिन कंट्रोल आपके पास नहीं है तो फिर वो आपका एसेट नहीं है। और अगर आप एक एसेट के ऑनर नहीं है लेकिन कंट्रोल फिर भी आपके पास है तो फिर आप उस एसेट के वो एसेट आपकी बुक्स में कैपिटलाइज होगा। यस और नो, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले डिलीवर हो गए थे। आप बताइए इस बात को, जवाब मिला आपको अपनी बात का। तो इसका मतलब क्या है, जिस चीज को हम एसेट बोलेंगे उस पर कंट्रोल डिफाइन होगा बेटा, भले आप उसके ऑनर हो या ना हो।
तो लीज लिखने का मकसद ही क्या है कि बतौर लेसी आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर तो नहीं, लेकिन इसका मतलब कंट्रोल आपके ही पास है। अगर कंट्रोल आपके पास ना होता तो फिर आप उसको अपना एसेट कैसे मानते? जैसे ये बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, इस बात से अगर बात चल निकली तो मैं थोड़ी बात मुकम्मल कर लूं। ये बताइए कि हम, अभी आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सीखा कि प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस ने रेंट पे ली, हम उसका रेंट पे करते हैं, उस रेंट को हम क्या लेते हैं? रेंट एक्सपेंस मानते हैं। यस और नो बताइए। एक प्रॉपर्टी अगर आपके बिजनेस ने रेंट पे ली, आप उसके रेंट को क्या मानते हैं? रेंट एक्सपेंस मानते हैं ना। तो वो प्रॉपर्टी जो आपके बिजनेस ने रेंट पे ली है, वो प्रॉपर्टी क्या आपकी बुक्स में बतौर एसेट कैपिटलाइज होती है, या वो असल में लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है? जवाब दें। वो प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? तो जो आम रेंट एग्रीमेंट होते हैं उसमें क्या टेनेंट की बुक्स में कोई प्रॉपर्टी बतौर एसेट कैपिटलाइज होती है? भाई आप एक शॉप खोलना चाह रहे हैं, आप बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ रेंट पे लेता हूँ शॉप। तो जो शॉप जिस वो शॉप जिसके जरिए आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वो आपने रेंट पे लिए, तो क्या उस शॉप को आप अपने बिजनेस की बुक्स में बतौर एसेट शो करेंगे, या उसका आप जो भी रेंट पे करेंगे उसको एक्सपेंस बनाते रहेंगे? कैपिटलाइज करते हैं। आज तक कभी हमने किसी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले किसी एक क्वेश्चन में बताइए हमने किसी भी रेंट वाली प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज किया हो? कोई एग्जांपल दीजिए। रेंट तो अगर प्रीपेड हो तो कैपिटलाइज करेंगे ना, प्रीपेमेंट तो एक्सपायर हो जाती है। क्या आमतौर पर रेंट प्रीपेड होता है बताइए, या महीना खत्म होने के बाद पे करते हैं? तो फिर तो वो कैपिटलाइज कैसे हुआ? वो तो एक्सपेंस बन गया, जो बिल्कुल बेसिक बात है। तो मैं सवाल बड़ा सिंपल कर रहा हूं, आज तक आपने किसी बिजनेस ने अगर प्रॉपर्टी रेंट पे ली हो तो आपने क्या उसको बतौर एसेट कैपिटलाइज किया प्रॉपर्टी को? नहीं किया। क्यों नहीं किया? जवाब एक ही है कि जनरली जो प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेते हैं उस पर आपका कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं होता। क्या ऑनर आपको, लैंडलॉर्ड आपको उस प्रॉपर्टी में रहने के बावजूद भी वहां रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने देता है? आप अपनी मर्जी से उसकी दीवार तोड़कर, आप अपनी मर्जी से वो दीवार तोड़ के खिड़की निकाल सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आम हमारा रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो आपकी प्रॉपर्टी का ऑनर होता है, लैंडलॉर्ड, वो बहुत सारे मामलात में दखल अंदाजी कर रहा होता है। उस प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी मर्जी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कंट्रोल किसके पास हुआ? किसके पास हुआ? लैंडलॉर्ड के पास, जो कि उस प्रॉपर्टी का क्या है? ऑनर है। तो वो प्रॉपर्टी टेनेंट के लिए एसेट नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके लिए एसेट है? लैंडलॉर्ड के लिए एसेट है। और वो क्योंकि क्योंकि रेंटल टू अदर्स है, तो लिहाजा वो उस लैंडलॉर्ड के लिए क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या ख्याल है? यहां तक बात समझ में आई? लेकिन लीज जो है, लीज भी रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। लीज में भी हम रेंट ही पे करते हैं, लेकिन लीज थोड़ा सा आम रेंट एग्रीमेंट से मुख्तलिफ है। वो आपको तफसील एफआईआर 2 में पढ़ने को मिलेगी। बस इस तरह समझें कि लीज में जो है वो एक तरह से कंट्रोल हमारे पास आ जाता है। कंट्रोल वाली बात भी नए स्टैंडर्ड के अंदर मुख्तलिफ है, लेकिन इस तरह समझ जाएं आप कि जो ऑनर होता है उससे कंट्रोल जो है, लेसोर से कंट्रोल जो है लेसी के पास शिफ्ट हो जाता है, तो फिर वो लेसी के लिए एसेट बन जाता है। इस तरह समझ लें आप इस बात को। अभी जो नया स्टैंडर्ड लीज का वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट पर फोकस है। खैर वो अभी मैं आपसे एफआईआर वाले बच्चों से बात करना नहीं चाहता इस हवाले से, वो जब देखी जाएगी। तो मैं ये समझाना चाह रहा था बेटा, लीज में और आम रेंट एग्रीमेंट में क्या है फर्क है। क्लियर है ना बात यहाँ पर? तो आप देखें, बात हमारी बहुत तवील हो गई। आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। क्यों होल्ड कर रहे हैं?
बतौर ऑनर होल्ड कर रहे हैं या बतौर लेसी होल्ड कर रहे हैं, मकसद क्या है? उससे रेंट कमाना। मकसद क्या है? उस लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू में अगर इजाफा हो जाए तो फिर बाद में बेचकर क्या हो, आपको गेन हो, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। ये बताइए, शहर से दूर दराज इलाकों में, मतलब शहर से बाहर, जो प्लॉटिंग स्कीम लॉन्च होती है जिसमें प्लॉट शुरू में बहुत सस्ते होते हैं, तो लोग क्या 10-10-15 साल की सोच रखते हुए प्लॉट खरीद नहीं लेते? क्या ख्याल है, बताइए? क्यों खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं बताइए? आज गवादर में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं गवादर में, तो गवादर को अभी भी स्टैब्लिश होने में 5 से 10 साल चाहिए, टाइम लगेगा, उससे ज्यादा भी लग जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। तो अगर कोई बंदा गवादर में जमीन खरीद लेता है, बंदा मतलब वो पर्सनल कैपिटल में नहीं, मतलब कोई बिजनेस गवादर में प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, कोई जमीन परचेज कर लेता है कोई बिजनेस गवादर में, तो उसके पीछे उसकी नीयत क्या है? कि वक्त गुजरे, लाखों की प्रॉपर्टी करोड़ों में आ जाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी अरबों में आ जाए, क्या करूं मैं, उसको बेचूं? यस और नो? तो इस चीज को नाम दिया किस चीज का? कैपिटल एप्रिसिएशन का। कि आपने अगर 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद वो अगर वो प्लॉट जो है 1 करोड़ का हो जाएगा, तो फिर तो लॉटरी निकल आई ना आपकी। तो एकदम से अगर प्रॉपर्टी ऊपर निकला है। एक टाइम था ऑटोबान रोड पर मैकडोनल्ड वाली पट्टी पे मैकडोनल्ड के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था, और जंगल नुमा मंजर था बेटा ये। और ये पूरी लीज्ड वाली पट्टी है, मतलब ये लीज्ड होल्ड प्रॉपर्टीज है सारी की सारी, ऑनरशिप नहीं है यहाँ पर, रेलवे की लीज है ये। और जो उसके अपोजिट लाइन है, अब जो रोड क्रॉस कर वाली, वो ऑनरशिप वाली लाइन है सारी की सारी। वो प्रॉपर्टी ज्यादा महंगी है, लेकिन एक टाइम था वो सामने वाली प्रॉपर्टी बहुत सस्ती थी। अगर एक बंदे ने 40 लाख की एक बहुत बड़ा बैंगलो परचेज किया, 40 लाख का, 10 या 15 साल पहले, और वो बैंगलो अभी उसने बेचा 28 से 30 करोड़ के दरमियान, तो आप सोचें क्या हुआ, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई ना बेटा। अब आप मुझे बताइए, अब देखिए बात लंबी हो जाएगी, बड़ी सिंपल सी। तो मतलब क्या है, मकसद क्या है? रेंटल्स, मकसद क्या है? कैपिटल एप्शन, और मकसद क्या है? बोथ। आप एक बिल्डिंग खरीद के छोड़ दें, ऑटोबान पर अगर आप कोई बिल्डिंग खरीद के छोड़ दें, तो क्या होगा? वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन आप बोलते हैं अगर इस दरमियान मुझे कोई टेनेंट मिल जाता है, तो मैं दो चीजें अर्न कर लूंगा, मतलब जब तक मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू बढ़े, उस दौरान मैं रेंट भी अर्न कर लूंगा। और जब भी टेनेंट इस प्रॉपर्टी को खाली करेगा, तब अगर मेरा बेचने का मूड हुआ, तो बेचकर मैं क्या करूंगा? कैपिटल एप्रिसिएशन। यस और नो? जवाब दें। तो हमारी बात बहुत तवील हो गई इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? दो मकसद सामने आ गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दो मकसद सामने आ गए। ठीक है जी। अब वो बोलता है वो प्रॉपर्टी हरगिज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी जो कि काम आती हो किसमें? रादर देन फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज, बताइए सप्लाई और गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या हुआ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जवाब दीजिए। और सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या मतलब? ये लास्ट पॉइंट क्या है? इसका मतलब लैंड बिल्डिंग अगर काम आ रहे हैं किसके? प्रोडक्शन के, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर लैंड बिल्डिंग काम आ रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर लैंड एंड बिल्डिंग काम आ रहे हैं एडमिन के, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपने रखे हुए हैं बतौर इन्वेंट्री, हाँ भाई बिल्डर के लिए क्या है? बिल्डर के लिए लैंड डेवलपर और बिल्डर मलिक रियाज के लिए क्या है? इन्वेंट्री। तो अगर मलिक रियाज के पास लैंड एंड बिल्डिंग मौजूद है बैरिया टाउन के तौर पर, तो बेटा मलिक रियाज के लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, मलिक रियाज के लिए वो क्या है? इन्वेंट्री है। समझे या नहीं समझे? इसका मतलब अगर नियत की बात है सारी की सारी, तो वो जो हम बात पहले करके आए थे आईए 16 वाली, वो बात आपके सामने यहां पर आ गई। और ये आते ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या हुई? कंप्लीट हुई। कोई मसला हो तो बोलिए। ठीक है, एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग। अब देखिए बेटा जरा ये चीज नोट कीजिएगा सब लोग। ये 3 फंक्शन है, ठीक है? आईए 16 के अंदर में अगर लैंड एंड बिल्डिंग ये 3 फंक्शन परफॉर्म करे तो हम उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सही, ऐसा ही है ना? मैं अब स्पेसिफिकली बात करूंगा लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर बस। तो मेरा फोकस लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके अलावा मैं कोई और बात नहीं करूंगा। ओके बेटा, जवाब दीजिए सब लोग। यस। अच्छा, आईए 16 की डेफिनेशन के हिसाब से अगर लैंड एंड बिल्डिंग काम आए प्रोडक्शन के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। लेकिन आईएस 40 भी तो इसको कवर कर रहा है ना। तो आईएस 40 बोल रहा है कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग काम आए प्रोडक्शन के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आईएस 40 भी इसको नाम दे रहा है। तो आईएस 40 इसको नाम क्या दे रहा है? आईएस 40 इसको नाम दे रहा है ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या नाम दे रहा है? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सही है जी। यानी आईएस 40 की नजर में वो लैंड और बिल्डिंग जो काम आता है एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रोडक्शन के और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो क्या है बेटा? लिखेंगे सब लोग। आईएस 40 उसको क्या नाम दे रहा है? आईएस 40 उसको नाम दे रहा है ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। करेक्ट? सही है बेटा। तो फिर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, तो आईएस 40 के नजदीक ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है? वो लैंड और बिल्डिंग जिसको आप ओन करते हो या फिर आपने लीज पे लिया हो,
काम आए किसके? प्रोडक्शन के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के और एडमिन के। वो क्या है? वो क्या है बेटा IS 40 की नजर में? क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? जवाब दें बेटा। अच्छा, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है आपके पास, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कौन सा स्टैंडर्ड कवर करता है? तो जवाब क्या होगा आपका? रॉन्ग आंसर ना, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को IS 16 कवर करता है यार। हम IS 14 में इसकी अकाउंटिंग थोड़ी सीख रहे हैं। IS 14 इसको खाली नाम दे रहा है, असल स्टैंडर्ड तो इसका कौन सा IS 16 ही हुआ ना। देखो घूम गए ना, घुमा दिया एग्जाम ने ना तुम्हें यार, मजे से तुम घूम गए एग्जाम। इसकी अकाउंटिंग, इसकी कैपिटलाइजेशन, ये तो डील कौन कर रहा है? वो तो IS 16 डील कर रहा है ना बेटा। अब ये मसले हैं छोटे छोटे हमारे पास, इतनी तफसीली बात करने के बाद भी हमसे बारीक बारीक मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं इसको फिल वक्त इतना रखता हूँ डिस्कशन को, इंशाल्लाह फिर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास से। ये मैंने आपके सामने एक बुनियाद शुरू कर दी, इसको डिस्कस कर लेंगे आपसे, कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, तो इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी बातें आपसे होती रहेंगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।